सबसे पहले तो मैं इस ढलते हुए विश्वविद्यालय के दौर में, जबकि राजनीति खुद ही अपनी स्वायत्तता खोती जा रही है, वह कहीं और से निर्देशित, नियंत्रित और संचालित हो रही है, उसमें ज्ञान की राजनीति पर बात करना और उस पर इतना श्रमसाध्य काम करना और अपनी हंसने, गाने, रोने, दुख सुख की भाषा में हमारे सामने रखना, मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रोफेसर मनिंद्रनाथ ठाकुर साहब को। और अधिकांश बातें पूर्व के वक्ताओं के द्वारा आ चुकी हैं, किताब की खूबियों पर भी और जो कुछ नहीं है उस पर भी। यह सुविधा है सोशल साइंस में कि आप यह कह लें कि क्या क्या नहीं है इसमें। ह्यूमैनिटीज़ में भी है, लेकिन आप शेक्सपियर के सामने रोना नहीं रो सकते कि आपने नॉवेल क्यों नहीं लिखा, प्लेज ही क्यों लिखे। पल्लवन की क्लास जो है गोपाल प्रसाद दुबे की बहुत हुई हाई स्कूल में, मैंने सारी अटेंड की और संक्षेपण की सारी क्लासेज बंक कर दी। तो आप मुझे टोक दीजिएगा अगर मैं लंबा बोलने लगूं। ज्ञान को लेकर हर धर्म ग्रंथ में आरंभ में ही बहुत नैतिकता और मर्यादा वाली भावना के साथ उसके मानने वाले, उसके अनुसरण करने वालों को एक तरह से इस बात के लिए कहा गया है कि आप पढ़ो। कुरान शरीफ का पहला ही वाक्य इकरा। और हिंदू धर्म ग्रंथों में चूंकि यहाँ बहुत तरह की दुविधाएं हैं और इतने विकल्प हैं कि आपको लगता है कि पहले अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो सरस्वती की वंदना कर लूँ, लेकिन मेथड तो ये कहता है कि पहले गणेश को याद किया जाए। तो धर्म से मेरा जो मोह भंग है वो इस वजह से नहीं हुआ कि मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं था, बल्कि बहुत कायदे से पूजा पाठ करना चाहता था। और मैं आपको बताऊं सर कि दुर्गा सप्तशती की कीलक, कवच, अर्गला ये सब लगभग याद हो गए, लेकिन मोह भंग तब शुरू हुआ जब माँ ने संतोषी माता का व्रत रखना शुरू किया और उसमें शुक्रवार को खट्टा खाने की मनाही थी। लेकिन सिर्फ खट्टा खाने वाले को ही पाप नहीं लगता, बल्कि आपके रिश्तेदार, नाते, मित्र सबके लिए दंड संहिता में कोई न कोई प्रावधान था। और जब कोई मनोकामना पूरी हो जाती है तो उद्यापन होता है उसमें, और उस रोज भी अमरूद बहुत पसंद था, खा लिया। तो ये जो बचपन से एक डर का वातावरण और हमारी मनस्थिति में इतने तरह के कंफ्यूजन से रोज बरोज टकराता था कि हमें लगा कि यह बहुत लिबरेटिव नहीं है। और इसलिए कम्युनिज्म से जब हमारा साक्षात्कार हुआ तो एक स्तर पर हमें लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी राहत है, जहाँ कोई बहुत दबाव नहीं है, जहाँ हम अपने मन की चीजें कर सकते हैं। ठीक बात है, बहुत रॉन्ग डूइंग नहीं करेंगे, उतनी नैतिकता का आभास तो आपको हो जाता है। तो सब यही कहते हैं। आपकी किताब के शुरू में, इसकी भूमिका में ही इस बात का जिक्र है, सा विद्या या विमुक्त, जो आपको लिबरेट करे वही विद्या है, वही शिक्षा है, वही इल्म और तालीम है। सा विद्या या शास्ति, जो कहा कि सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं लोग, तो मतलब जो आपका शमन करे, जो तमाम तरह की कृत्रिमता से, वायवीयता से आपको मुक्ति दिला सके और आप पर नियंत्रण रखे, थोड़ा अंकुश है। आप देख लें गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ पलटे, सिखिज्म की तरफ, तो बोलते हैं विद्या विचारी ता परोपकारी। और अब विचारी और उसको बड़ा ही पोलाइट सेंस में कि भाई आपके अंदर ह्यूमिलिटी भी आए। वहीं आप जाएंगे अरबिक में तो कहते हैं कि उतलुल इल्म बलो काना बिस्सीन, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए, मतलब अरब से बहुत दूर भी। उसको बड़ा ही पायस और बड़ी सैंक्टिटी के साथ बरतने की बात की गई। इसीलिए जब अक्षर, पहला अक्षर जो आदमी सीखता है, बच्चा, शिशु, तो उसमें भी हमारे यहाँ बड़ा ही उसको धार्मिक रूप से रस्म की तरह कराया जाता है। और पर्सियन में कहते हैं बया दामने इल्मगीर उस्तुवार कि इल्मत रसानत बदारुत करार, कि आओ बया,
दामने इल्म गिर, इल्म के दामन को बहुत मजबूती से पकड़ो, क्योंकि यही वह है जो आपको एमेंसिपेट करेगा, सेलिब्रेट करेगा। और इन सब के बावजूद जो आज हम देखते हैं इतने वर्षों की सभ्यता के बाद, कि एक अनास्था का वातावरण, अनास्था उस सेंस में नहीं, एक अविश्वास का वातावरण, और जो कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वही ज्ञान को हासिल कर सकता है जो श्रद्धावान है, कंप्लीट सरेंडर, जो इंडियन फिलॉसफी है। तभी गुरु भी प्रसन्न होंगे और तभी शायद उनकी अच्छी बातें भी आप उसका रिसेप्शन करेंगे। तो जिस ह्यूमन सब्जेक्टिविटीज की बात इस किताब में है, एक ही टेक्स्ट को अलग अलग आदमी अपने अपने लोकस, अपनी समाजी, सियासी, सांस्कृतिक परवरिश के चलते अलग अलग स्तर पर रिसीव करता है, चाहे वो ओरल कंपोजिशन हो, रिटन कंपोजिशन हो। किसी एक व्यक्ति की तकरीर में आपको कई बार लगेगा कि ये मैस्कुलिनिटी चेरिश कर रहा है, कई बार आपको लगेगा कि ये तो नेशनलिज्म का एक्सप्रेशन है, कई बार आपको लगेगा ये तो दकियानुसी बातें कर रहा है, पुनरुत्थानवाद को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा है। तो ये ऑथोरियल पोजीशन ही नहीं है, एक ऑथर ही उसको एंजॉय नहीं करता, एक ऑरेटर या रेटर ही नहीं, बल्कि एक पाठक की भी अपनी एजेंसी है, ऑडियंस की भी अपनी एजेंसी है। उसी बात को पढ़ के या सुनकर कोई अनुयायी बन जाता है, कोई प्रशंसक होता है, कोई आपका मुरीद हो जाता है, और आजकल तो फैनेटिक की हद तक भी लोग बनते हैं। गांधी क्राउड को मैस में तब्दील करते थे, फिर पब्लिक बनाते थे उसी प्रक्रिया में, जो सब कुछ जानती थी, वेल इन्फॉर्म्ड, और धीरे धीरे वह एक संजीदा नागरिक में तब्दील होता था। हमने देखा कि बचपन से, पहली क्लास से लेकर आज पीएचडी की थीसिस के सबमिट होने तक एक डर हमारे मन में होता है। सबके मन में नहीं होता हुआ, लेकिन ये हम जहां से आते हैं वहां ये होता है कि हमको परफॉर्म करना है। पिताजी को एक लकीर में रिजल्ट चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं। तो ये जो ज्ञान को लेकर हम, किसी मेथड की जरूरत नहीं है किसी फूल की खुशबू को महसूस करने के लिए, उसके सौंदर्य को आत्मसात करने के लिए। लेकिन कहा कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। और मेथड वहां आ जाता है कि बाग में जाने के आदाब हुआ करते हैं, किसी तितली को फूलों से न उड़ाया जाए। अब उसमें जिसकी परवरिश इस तरह से हुई है कि उसको बड़ा ही पोलाइट, बड़ा उसको समझाया गया है कि ये तहजीब याफ्ता ऐसे होता है, तो नहीं तितली को उड़ाएगा। लेकिन थोड़ा उच्छृंखल स्वभाव का होगा, या उसमें उसको आनंद आएगा, उसका इंटेंशन नहीं है उसको नुकसान पहुंचाने, लेकिन पड़ेगा। तो आपको ये जो नेस्टी ब्रूटिस कॉम्प्लेक्स आदमी के बारे में कहा है, हमें खुद भी नहीं पता चलता है कि कितने स्तरों पर हम किन किन विकारों से उलझे हुए हैं। और एक रिसीवर जो है और एक सेंडर जो है किसी मैसेज का, वो जो कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि सहृदयता का सिद्धांत, वननेस की स्थिति जब आती है, तो उसमें कोई कम्युनिकेशन में लॉस नहीं होता। पूरी बात वहां तक हम जिस रूप में प्रेषित करना चाहते हैं, सामने वाला उसी रूप में उसको ग्रहण करता है। तो ये गुणग्राह्यता जो है, और ये जो ग्रहणशीलता है, रिसेप्टिवनेस, ये बहुत ही कलेक्टिव प्रोसेस है। और एक टीचर होते थे इंग्लिश लिटरेचर के टीएनबी कॉलेज भागलपुर में, अखिलेश्वर ठाकुर। वो जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाते थे सर, तो हम लोग लिखते थे, तो नहीं, इसके जो डेविड एचेस है, अल्बर्ट है, हडसन है, सारी किताबें मौजूद हैं। जब हम बोलें तो आप सुनो, जब आप लिखेंगे तो जो प्लेजर ऑफ लिसनिंग है वो इंटरप्ट होगा। तो मुझे लगता है कि हर आदमी के सोचने का, उसको रिमिनेट करने का अपना अपना तरीका है। किसी फिल्म को आप देखते हैं, किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, जो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाली बात है, और हालात जब आपको बहुत तोड़ता है, तो आप सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ को ला ही नहीं पाते। पहले से आपको लगता है ये हो रहा, फिल्म को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मैं समझता हूं कि यह किताब मैं अभी
मानता हूँ कि ये मरुस्थल में ओएसिस की मानंद है मेरे लिए, क्योंकि एक साथ कितनी चीजें, और इसमें मेरी तमाम दुविधाएं, जब मैं इसको उलट रहा होता हूँ, पढ़ता हूँ, तो कई चीज मैं खुद ब खुद इसमें एक संवाद की स्थिति में जाता हूँ। इन पर्सन फिजिकली मणिन्द्रनाथ ठाकुर नहीं मौजूद रहते हैं, लेकिन लगता है कि कोई हम बैठ के एक पब्लिक स्फेयर कोई है और वहाँ 4-5 लोग हम लोग अपनी अपनी दुविधाओं को साझा कर रहे हैं। किताब की अपनी लिमिटेशन हो सकती है, लेकिन इसका स्टाइल मुझे पसंद आया है, जो बेकन वगैरह एफोरिस्टिक स्टाइल कहते थे। कई जगह छोटे छोटे वाक्य हैं, और वो कहते थे कि some books are to be tasted and others to be swallowed and few others to be chewed and digested। मैं समझता हूँ कि एक साथ चखने, निगलने, चबाने और पचाने की कैटेगरी में इस किताब को मैं रख सकता हूँ। और इसलिए नहीं कि आप हमारे सामने हैं, मैं समझता हूँ कि जितने तरह की दुविधाओं का हमने सामना किया है बचपन से अब तक, और तब लगता है कि संस्कृति, सभ्यता बहुत बहुत आसानी से और सुलझी हुई चीज नहीं है। इसमें हम इस तरह से कई बार खोजते हैं उत्तर और कई बार नहीं भी पाते हैं। जो गांधी कहते थे कि एक विचार यात्रा है, निरंतरता में चल रही है, और मेरे जो ख्याल हैं आखिरी किसी भी विषय पर, उसी को हमारा अंतिम हमारी राय मानी जाए। तो ये पाश्चात्य दर्शन और जिसको एशियाई या भारतीय दर्शन आप कह रहे हैं, उसमें भी कोई मैं बहुत अंतर्विरोध की स्थिति नहीं पाता हूँ, सिवाय इसके कि हमें यह लगे कि हमारे यहाँ माने वर्स्ट ऑफ द ईस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द वेस्ट वाली अगर संकल्पना या कहने धारणा के आधार पर हम ना देखें, तो मुझे बहुत उसमें परेशानी नहीं नजर आ रही है। मैं खत्म कर रहा हूँ इस बात के साथ कि सेकुलरिज्म पर बहुत अभी अलग अलग तरह से बात की गई है। 1982 में जो किशन पटनायक ने लिखा, मैं वही कोट करना चाहता हूँ कि हिंदू होकर द्विजों की या अपनी जाति की राजनीति करना, हिंदू समाज को बदलने की कोई नीति या कार्रवाई न चलाना, यह अखिल भारतीय राजनीतिक दलों की बेईमानी है जो अपने को सेक्युलर कहते हैं। उनमें से किसी के पास धर्म व्यवस्था या जाति व्यवस्था को बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, इसलिए सेक्युलर शब्द का उल्टा अर्थ हो गया है। सब धर्मों की रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित करना ही सेक्युलर समझा जाता है, और ये हम इस फेनोमेनन को आज देख रहे हैं, कोई उस पर बात नहीं करने को तैयार है। एक मेरी जिज्ञासा है जो मैं आपके सामने रखूं, हो सकता है आपने विचार किया हो कभी, भारतीय जनतंत्र पर पुनः चिंतन, इसको भी क्या आप मानवीय विकार की दृष्टि से देख पाते हैं या देखा है? कि उसके पहले मैं उल्लेख कर दूं कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन में। प्रभास जोशी ने एक बार कहा कि ब्राह्मणों के पास नैसर्गिक प्रतिभा होती है, और इसको सुनकर कोई अनवाइड हो सकता है, किसी को लगेगा क्या बोल दिया, लेकिन मैंने उस पर विचार किया स्थिर होकर। तो जब आपके पास सांस्कृतिक पूंजी या फिर ज्ञान का एक्सेस आपके पास 3-4 पीढ़ियों से होता है, निश्चित रूप से उसका फायदा अभी मौजूदा पीढ़ी को मिलता है। कई चीजों से, उलझनों से वो बच जाते हैं। लेकिन जिनके पास वह नहीं रहा है, उनको कोई यह बताने वाला नहीं होता है कि आपको कैसे बिहेव करना है। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर इक्वली टैलेंटेड थे, साथ आए, लेकिन तेंदुलकर के पास आचरेकर था यह बताने के लिए तुम न बोलो, तुम्हारा बल्ला बोले, और विनोद कांबली को यह कोई नहीं कहने वाला था ये सलीका, करीना, शऊर इस तरह का हो कि आप कंट्रोवर्सी में नहीं जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा था प्रभास जोशी की जो यह बात है उसको उसी संदर्भ में मैं देखता हूँ। सर, मैं ये कह रहा था कि 6 प्रधानमंत्री इस देश में कांग्रेस ने दी, और उन 6 ने मिलकर, और उसमें कई लोग स्वाधीनता आंदोलन से निकले हुए थे, लगभग 57 वर्षों तक इस देश को चलाया। अच्छा बुरा, कमियां खामियां रही होंगी,
समाजवादियों ने भी 6 प्रधानमंत्री दिए, 3 बार केंद्र में सरकार बनाई, तीनों बार हमारे काम एक प्रधानमंत्री से नहीं चला, बावजूद इसके 5 बरस की मियाद किसी ने नहीं पूरी की। क्या वह ईर्ष्या थी? एक दूसरे को के प्रति सहिष्णुता का भाव था? कोई असुरक्षा का भाव था? और ये सिर्फ सियासत में नहीं, अभी किसी को बुकर प्राइज मिल जाएगा, देखिए उसकी टांग खिंचाई शुरू हो जाती है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे साझा करनी थी। और जटिल चीजों को सरल बनाकर पेश करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे टीचर थे, हैं बल्कि आनंद प्रधान साहब, वो कहते थे लिखना लिखने से आता है, पढ़ना पढ़ने से आता है। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। तो इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं और इस किताब को और चाव से पढ़ूंगा। फिर इस पर मैं